तो हेलो गाइस, प्रारंभ 2028 पॉलिटी की क्लास हो चुकी है। और चलिए आइए देखते हैं कि आज हमने पॉलिटी की क्लास में क्या-क्या देखा। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने बात की थी सरकार के बारे में। सरकार के बारे में हम लोगों ने बात की थी। सरकार को हम लोगों ने 2 प्रकार से बाँटा था, 3 प्रकार से बाँटा था, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जिसमें से कि कार्यपालिका को हम लोग ने निपटा दिया था। आज हम लोग को पढ़ाया जाने वाला है, मतलब रिवाइज़ करने वाले हैं हम लोग विधायिका को। विधायिका के अंतर्गत अच्छा, कार्यपालिका के अंदर क्या था? कार्यपालिका को जो है वो विधायिका द्वारा बनाई गई कानून को लागू करने का कार्य कार्यपालिका करती है। और विधायिका क्या है, इसको आज हम लोग को बताया गया है। तो विधायिका के अंदर हम लोग को ये बताया गया कि विधायिका जो है वो कानून बनाने वाली संस्था है। कानून बनाने वाली और कानून को पारित करने वाली कानून को निरस्त करने वाली भी एक संस्था यही है। ठीक है? तो कानून बनाना, संशोधन और कानून को हटाना, ये तीनों ही विधायिका का कार्य है। और इट्स लाइक अ बीसीसीआई ऑफ द मैच। इट्स लाइक अ बीसीसीआई, मतलब जैसे कि बीसीसीआई मैच की तरह, मैच में हम लोग का बीसीसीआई होता है। बीसीसीआई का काम क्या होता है? बीसीसीआई का काम होता है निर्णय लेना। तो निर्णय लेने का कार्य जो है विधायिका का होता है। और इसको पारित कौन करता है? ये कार्यपालिका करती है ना? ठीक है। यह लोकतंत्र की सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संस्था है। बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर संसद आते हैं और संसद के अंतर्गत लोकसभा आती है। और लोकसभा के अंतर्गत तो भैया जो लोग आते हैं उनको चुना ही जाता है। तो ये सर्वाधिक प्रतिनिधित्व संस्था है। विधायिका के उसके बाद हम लोगों ने देखा विधायिका के 2 स्तर को। विधायिका हम लोगों ने देखा एक बार पूरे राज्य, मतलब पूरे केंद्र के स्तर पर, और फिर हमने देखा था पूरे एक छोटे से क्षेत्र यानी कि एक राज्य के स्तर पर। तो केंद्र के स्तर पर और राज्य के स्तर पर हम लोगों ने विधायिका को बाँट दिया। केंद्र के स्तर पर बात करें तो केंद्र के स्तर पर इसको संसद का, अच्छा यहाँ पर भी एक टर्म और था कि भारत की विधायिका को विशिष्ट नाम संसद कहा जाता है। अगर हम लोग हंगरी की विधायिका का नाम पूछें तो उसको कहा जाता है नेशनल असेंबली। भारत की विधायिका को विशिष्ट नाम है ये संसद, है ना? संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। और फिर हमने देखा था विधायिका के 2 स्तरों को, केंद्र स्तर और राज्य स्तर। केंद्र स्तर के अंतर्गत संसद आती है और राज्य स्तर के अंतर्गत राज्य विधानमंडल आते हैं। संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं। और राज्य विधानमंडल जो होता है उसके अंतर्गत विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल आते हैं। फिर विधायिका को हम लोगों ने 2 प्रकार से बाँटा। ये तो इसके 2 स्तर हो गए। इसके 2 प्रकार से बाँट दिया कि एक तो होती है द्विसदनात्मक और एक हमने बाँटा एक सदनात्मक। द्विसदनात्मक का अर्थ है लोकसभा और राज्यसभा, मतलब कि संसद के 2 सदन होंगे, लोकसभा और राज्यसभा। अच्छा, संसद क्या है? विधायिका ही तो संसद है ना जी? तो विधायिका के भी 2 सदन हैं या फिर संसद के 2 सदन हैं, दोनों बात एक ही है। उसके बाद हम लोग को बताया गया लोकसभा, विधानसभा निम्न सदन के अंतर्गत आते हैं। लोकसभा और इधर से ये विधानसभा, ये निम्न सदन के अंतर्गत आते हैं। और राज्यसभा और विधान परिषद उच्च सदन के अंतर्गत आते हैं। ये सब रटने ही वाली बात थी। उसके बाद हम लोग को बताया गया कि संसद की आवश्यकता हम लोग को पड़ी ही क्यों। सबसे ज़रूरत बात तो ये थी हम लोगों की कि कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो कानून बनाने के लिए संसद की आवश्यकता पड़ेगी पड़ेगी। उसके बाद सरकार पर नियंत्रण रखना, जैसे कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि एग्जीक्यूटिव उत्तरदायी होती है लेजिस्लेटिव को। और ये यूपीएससी 2019 में शायद पूछा भी गया था कि निम्न में से बताइए कि क्या कार्यपालिका विधायिका को उत्तरदायी है, ऐसे करके शायद क्वेश्चन था। तो वो बताना था कि सही या गलत। तो सही यही होगा कि भैया जो कार्यपालिका है वो विधायिका को उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र की कल्पना बिना संसद के नहीं हो सकती है, क्योंकि संसद ही है जो कानून बनाती है। तो और कानून ही नहीं रहेगा तो फिर देश कैसे चलेगा? इसलिए लोकतंत्र की कल्पना तो की ही नहीं जा सकती, क्योंकि जनहित तो कानून से ही होगा और कानून बनाने वाले ही नहीं रहेंगे तो फिर लोकतंत्र कहाँ से आएगा? ठीक है, संसद को जाने। संसद को फिर उसके बाद हम लोगों ने जाना, और संसद को जानने के लिए सबसे पहला टर्म जो आया वो था सर्वोच्च विधायी निकाय। संसद जो है वो सर्वोच्च विधायी निकाय होता है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। भारत का सर्वोच्च संसद केंद्र
सरकार का सर्वोच्च विधायी अंग है। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। इसके बाद यह व्यवस्था ब्रिटेन के संसद से ली गई है। जो हमारा जो विधायिका वाला सब कॉन्सेप्ट है, ये पूरा चोरी किया गया है ब्रिटेन के संसद से, ठीक है। इसके बाद क्या था, इसके बाद है अतः इसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। अतः इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये ब्रिटेन से लिया गया और ब्रिटेन के जिस स्थान पर आई थिंक संसद वगैरह है उस जगह को वेस्टमिंस्टर कहते हैं, इसलिए इसको सरकार का वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहा जाता है। उसके बाद संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 79 से 122 तक इसका जिक्र है। मतलब कि संसद का जिक्र किसके अंतर्गत आता है, संसद आता है हम लोग का आर्टिकल 79 से 122 भाग 5, और भाग 3 के अंतर्गत क्या आता है, भाग 3 से 12 से 35 तक आता है हम लोगों का मौलिक अधिकार, है ना। तो ये हो गया, टोटल 43 आर्टिकल्स लिखे गए हैं हमारे संसद के ऊपर, ठीक है। द्विसदनात्मक व्यवस्था, द्विसदनात्मक मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा वाली व्यवस्था जो है, इसी को द्विसदनात्मक व्यवस्था कहा गया है। तो लोकसभा और राज्यसभा मैंने लिख दिया। लोकसभा का जिक्र किया गया है आर्टिकल 80 में, और राज्यसभा का जिक्र किया गया है आर्टिकल 81 में। लोकसभा के अंतर्गत इसको निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा के अंतर्गत जो मैक्सिमम सीटों की संख्या है वो है 552, और राज्यसभा के अंतर्गत मैक्सिमम सीटों की जो संख्या है वो 250 सीट है। इससे इतने ही रहेगी, इससे पार नहीं जाएगी। किसी की ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यसभा में 300 सीटें हो जाएं। चलो, तो इसकी आवश्यकता कानून बनने के बाद, अच्छा, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है इसकी आवश्यकता को हम लोग देखने वाले हैं। तो कानून बनने के बाद होता क्या है, अगर लोकसभा द्वारा कानून बनाया जाता है तो वो राज्यसभा को दिखाया जाता है, और अगर राज्यसभा कानून को बनाती है तो वो लोकसभा के पास लेके जाती है। इस प्रकार क्या होता है कि एक कानून को दो बार इधर उधर किया जाता है। तो इससे होता क्या है, इस प्रकार बिल पारित होता है और भेजा जाता है राष्ट्रपति को, यहाँ से स्वीकृति पर बिल पास हो जाता है। इस प्रकार इसका फ़ायदा ये होता है कि लोकसभा से राज्यसभा, अगर लोकसभा बनाया है तो राज्यसभा को देगा, और राज्यसभा बनाया है तो वो अपना बिल जो है वो लोकसभा को देगा। पुनर्विचार हो जाता है, इसके कारण पुनर्विचार के लिए देता है। इस प्रकार एक फ़ायदा, इसका ये आवश्यकता ये हो जाती है कि इस प्रकार कानून या विधेयकों पर पुनर्विचार हो जाता है, और जल्दबाजी से लिए निर्णयों में भी बचा जा सकता है। आज की क्लास में इतनी रही, और कुछ खास नहीं रहा, कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण क्लास को रोक दिया गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।